नमस्कार, स्वागत है आपका मास्टर कैडर के एक नए लेक्चर में। आज जो हम न्यूमेरिकल एनालिसिस का सेकंड लेक्चर देखने जा रहे हैं, आई थिंक सभी को जो फर्स्ट लेक्चर था वो अच्छे से समझ आया होगा। अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, ठीक है। तो आज का जो भी हमारा टॉपिक रहेगा वो लीनियर अलजेब्रा रिलेटेड रहेगा। मतलब जो भी आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़ते थे, जो उसके सॉल्यूशंस ढूंढते थे, उसके मेथड्स के बारे में हम स्टडी करेंगे आज। तो पहला टॉपिक डालिए, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। पहला हमारे पास टॉपिक क्या है? सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। जैसे कि हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है क्या? आपने एक सिंगल इक्वेशन पढ़ी, जो भी हमने कल पढ़ा, क्या कुछ पढ़ा था हमने? बाइसेक्शन मेथड पढ़ा था, रेगुलर पॉलिसी मेथड पढ़ा था। जो भी हमने मेथड्स पढ़े थे वो एक सिंगल इक्वेशन के लिए पढ़े थे। आज अगर हमारे पास मल्टीपल इक्वेशंस आ सकते हैं, जैसे हमारे पास आ जाए x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, दूसरी इक्वेशन आ जाए x माइनस वाई इज इक्वल टू मान लेते हैं -1। अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई। जब भी दो इक्वेशन या तीन इक्वेशन या फिर चार इक्वेशन आ जाती हैं तो ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं? सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। एंड इनके जो सॉल्यूशन है, जो भी हमें ऐसा सॉल्यूशन ढूंढना है जो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे एंड इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे, एंड इसके जो भी सॉल्यूशन आएंगे एंड इस पूरे सिस्टम को क्या बोल देते हैं? सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब अगर इसी चीज को मैं मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा? दैट इज हमारे पास x का कोएफिशिएंट क्या है 1, y का कोएफिशिएंट क्या है 1, x का कोएफिशिएंट 1 एंड y का कोएफिशिएंट -1 इनटू क्या आएगा हमारे पास x यहाँ पर y, और हमारे पास क्या आ जाएगा ये 1 एंड -1। तो जो भी मेरे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन था उसको मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर चुका हूँ। दैट इज ax इज इक्वल टू b, एंड इसी को क्या बोलते हैं? सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। जैसे अगर मेरे पास 3x3 का सिस्टम आ जाए, जैसे कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, x प्लस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 2, x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 2। तो ये भी हमारे पास क्या है? हमारे पास तीन इक्वेशंस आ गए एंड मुझे क्या चाहिए? एक ऐसा सॉल्यूशन एक्स वाई जेड में जो इन तीनों इक्वेशंस को क्या करता हो? साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करता हो। अगर मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा? एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट क्या है? 1 1 1, तो आपकी फर्स्ट रो क्या बन जाएगी? 1 1 1। सेकंड रो में कोएफिशिएंट्स क्या है? 1 2 1, तो आपकी कोएफिशिएंट्स का मतलब रो क्या बन जाएगी सेकंड? 1 2 1। फिर आपके पास है 1 3 2, दैट इज 1 3 2, और साथ में क्या लग जाएगा आपका? एक्स वाई जेड इज इक्वल टू जो आपके कांस्टेंट्स हैं वो क्या है? 1 2 2। तो आपने जो भी आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन थी, सिस्टम ऑफ इक्वेशन थी, उसको आपने मैट्रिक्स फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लिया है। अब हमारे पास काम क्या है? अब जो भी हमारे पास जो मैट्रिक्स होगी, जो भी हम काम करने वाले हैं, जो भी हम मेथड्स पढ़ने वाले हैं, वो दो तरीके के मेथड्स रहेंगे। एक हमारे पास रहेगा डायरेक्ट मेथड जो इन इक्वेशंस को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करेगा, एंड दूसरा क्या रहेगा हमारे पास? आइटरेटिव मेथड रहेगा जो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने पे मेरी हेल्प करेगा। एंड जहां पर कंडीशन क्या होगी, जो भी हम मेथड्स पढ़ने वाले हैं वहां पर जो भी आपकी ये ए मैट्रिक्स है वो हमेशा क्या रहेगी? स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगी एंड नॉन इनवर्टिबल रहेगी। मतलब जो भी हम इक्वेशंस पढ़ने वाले हैं तो आपकी जहां पर ए क्या रहेगी? आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगी। सेकेंड, जो डिटरमिनेंट ऑफ ए है वो क्या आएगा आपका? नॉट इक्वल टू 0। जब भी डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आता है, आपको क्या पता है? उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के आपको क्या मिलेंगे? यूनिक सॉल्यूशन मिलेंगे। इस इंप्लाइज हम किसकी बातें कर रहे हैं? यूनिक सॉल्यूशन की बातें कर रहे हैं जो हमको निकालने हैं। एक्चुअल में अगर देखा जाए मास्टर कैडर में जो भी क्वेश्चंस आते हैं, जहाँ पे टीजीटी बीईडी एग्जाम्स में कोई भी उठा लो, जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो रिजल्ट बेस्ड आते हैं। अगर सीधा ही सॉल्यूशन ढूंढना हो, आपके पास पूछ लिया जाए कि इसके सॉल्यूशन बता दो, तो कोई ना कोई तो ऑप्शन देगा कि x इज इक्वल टू कुछ 1, y इज इक्वल टू 1, बी ऑप्शन देगा x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2, जहाँ पे कुछ ना कुछ तो ऑप्शन देने ही पड़ेंगे। तो अगर ऐसा दे रहा है तो अब तो आप डायरेक्टली बता सकते हो बाय ऑप्शन, जैसे x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू क्या ले लोगे? 1। अगर ऐसे कुछ ऑप्शंस दे रहा है तब तो ये मेथड्स की जरूरत नहीं है। वैसे ऐसे क्वेश्चन ऑप्शंस पूछता भी नहीं, ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आ भी नहीं रहे हैं।
अगर ऐसा दे रहा है, सपोज दे रहा है, तो बाय ऑप्शन चले जाओ। अगर नहीं दे रहा, कुछ प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको उनको मेथड्स के बारे में पता होना चाहिए कि ये मेथड काम कैसे करते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है एंड इनके ऊपर क्या कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आई थिंक सभी को ये पता चल गया होगा सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन है क्या। हमारे पास कुछ इक्वेशंस दे रखी हैं, मुझे इसके क्या ढूंढने हैं, सॉल्यूशंस ढूंढने हैं। उन सॉल्यूशंस को ढूंढने के लिए मेरे पास कुछ मेथड्स हैं। दो तरह के मेथड हैं मेरे पास, डायरेक्ट मेथड है, एक आइटरेटिव मेथड है। एंड जो भी हम मेथड्स पढ़ेंगे वो किसके लिए एप्लीकेबल है, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एप्लीकेबल है। एंड जो भी आपकी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आएगा वो क्या आएगा, नॉन जीरो आएगा। मतलब जो भी हम बातें कर रहे हैं वो एक यूनिक सोल्यूशन के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास टॉपिक डाली दैट इज इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट मेथड एंड आइटरेटिव मेथड। तो हमारे पास क्या आ जाते हैं, एक तरफ आ जाते हैं हमारे डायरेक्ट मेथड, दूसरी तरफ आ जाते हैं हमारे आइटरेटिव मेथड। कई बार तो एग्जाम में बहुत बार क्या होता है, सीधे ही पूछ लिया जाता है कि चार ऑप्शन दे दी जाए और इनमें से आइटरेटिव मेथड कौन सा है, डायरेक्ट मेथड कौन सा है, ये सीधा ही पूछ लिया जाता है। अब आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट मेथड कौन से हैं एंड आइटरेटिव मेथड्स कौन से हैं। डायरेक्ट मेथड में हमारे पास सबसे पहला आता है दैट इज क्रैमर्स रूल, जो आप सभी मेरे ख्याल से 9th क्लास से पढ़ना शुरू कर देते हो। इसके बाद हमारे पास आ जाता है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। हमारे पास क्या होता है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, जो आप 11th-12th में पढ़ते हो। अपने जब मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट चैप्टर आपको पढ़ाया जाता है तो वहां पर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ाया जाता है, वहां पर आप क्या पढ़ते हो, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। एंड इसके बाद आपका थर्ड आ जाता है गॉस एलिमिनेशन मेथड, जिसको मैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी बोलता हूँ, क्योंकि जो भी यहाँ पर मेथड का यूज होगा उसमें क्या बनाएंगे हम, रो ऑपरेशन का यूज करके हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाएंगे। मतलब ये जो मेथड है इसको मैं कई बार अपर ट्रायंगुलर मेथड भी बोल देता हूँ या फिर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मेथड भी बोल देता हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास गॉस जॉर्डन मेथड। गॉस जॉर्डन मेथड में मैं क्या करता हूँ, मैं रो ऑपरेशन का यूज करता हूँ एंड क्या बनाता हूँ, एक डायगोनल मैट्रिक्स बनाता हूँ एंड डायगोनल मैट्रिक्स का यूज करके मैं अपने सॉल्यूशंस को ढूंढता हूँ। किसका यूज करता हूँ यहाँ पर, डायगोनल मैट्रिक्स का। तो कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनमें से आइटरेटिव मेथड कौन सा है, मतलब पूछ लिया जाए, चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे, पूछ लिया जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज आइटरेटिव मेथड, जहां पर विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज डायरेक्ट मेथड, ये डायरेक्टली पूछ सकता है। अब आपको जो भी हम डायरेक्ट मेथड पढ़ेंगे यही चार पढ़ने वाले हैं, एक हमारे क्रैमर्स रूल्स, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, गॉस एलिमिनेशन मेथड एंड गॉस जॉर्डन मेथड। जो हमारे आइटरेटिव मेथड जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है हमारे पास, जैकोबी मेथड एंड गॉस सीडल मेथड। नेक्स्ट मेथड क्या है हमारे पास, गॉस सीडल मेथड। आइटरेटिव मेथड हम दो ही स्टडी करेंगे जो आपके सिलेबस में मेंशन्ड है, एक गॉस जैकोबी मेथड एंड गॉस सीडल मेथड। अब इनको सिंगल हैंडेडली स्टडी करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, क्रैमर्स रूल। क्रैमर रूल बिल्कुल ही बेसिक है, जो आपने बीएससी में या फिर अपने 9th-10th क्लास से ही पढ़ना शुरू कर देते हो, आपने 11th क्लास में भी इसको स्टडी किया होगा। सबसे पहला मेथड क्या है आपके पास, दैट इज क्रैमर्स रूल। क्रैमर रूल्स में एक्चुअली में होता क्या है, जैसे अगर मैं आपके पास सिस्टम ऑफ एक लीनियर इक्वेशन x - y = 1, x + y = 1। अब जो क्रैमर रूल है, कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है कि इसका दूसरा नाम क्या है, क्रैमर रूल को और क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है मेथड ऑफ डिटरमिनेंट्स। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर डिटरमिनेंट्स का ही यूज करके मैं अपना एग्जैक्ट सॉल्यूशन ढूंढता हूँ। क्या बोलते हैं क्रैमर रूल को, मेथड ऑफ डिटरमिनेंट्स। पूछ लिया जाएगा कि इनमें से मेथड ऑफ डिटरमिनेंट कौन सा है, अगर आपको पता ही नहीं होगा इन डेप्थ तो क्या ही बता पाओगे ऑप्शंस में।
पूछ लेता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से बता दो विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मेथड ऑफ डिटरमिनेंट्स। तो वहां पर ऑप्शन दे दी जाएगा क्रैमर्स रूल, गॉस एलिमिनेशन मेथड, गॉस जॉर्डन मेथड, जहां फिर मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो कौन सा है मेथड ऑफ डिटरमिनेंट्स? दैट इज क्रैमर्स रूल। अभी ये काम कैसे करता है? मान लेते हैं आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तो ये मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स को यूज करता है। पहला डिटरमिनेंट क्या होगा इसका? डेल्टा। मान लेते हैं 2 1 नहीं है, ये 2 3 है। तो पहला डिटरमिनेंट वही ए वाला, आपके पास जो ए मैट्रिक्स है वो क्या बनेगी? 1 -1 1 1। और जो आपका बी मैट्रिक्स है वो क्या बनेगी? दैट इज 2 एंड 3। अभी यूज क्या करेगा? सबसे पहले निकलवाएगा डेल्टा। डेल्टा होगा क्या? इस ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। डेल्टा इज नथिंग बट डिटरमिनेंट ऑफ ए, जो आपका पक्का क्या पता है? नॉन जीरो, क्योंकि हम काम किस पे कर रहे हैं? ऐसी मैट्रिक्स जो क्या है? 3 मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है, प्लस उसका डिटरमिनेंट क्या है? नॉन जीरो। सबसे पहले वो निकलवाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए, इजीली निकाल सकते हो, दैट इज इक्वल टू 2। फिर वो निकालेगा डेल्टा एक्स, सॉरी डेल्टा एक्स, एक्स मान डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स क्या होगा? जब मैं इसकी फर्स्ट कॉलम को इस बी से रिप्लेस कर दूंगा। अगर मैं फर्स्ट कॉलम से बी से रिप्लेस कर रहा हूं तो मेरे पास क्या आएगा? 2 3 -1 1। एंड इस मैट्रिक्स का क्या ढूंढेगा वो? डिटरमिनेंट। इस मैट्रिक्स का क्या निकलवाएगा वो? डिटरमिनेंट निकलवाएगा। एंड जो इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आएगा उसको क्या नाम दिया? डेल्टा एक्स। फिर तीसरा हम निकालेंगे डेल्टा वाई, दैट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ, जब मैं कॉलम 2 को इस बी से रिप्लेस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? 1 1, मतलब जो भी आपकी फर्स्ट कॉलम है वो तो वैसे का वैसा ही रहेगा। यहाँ पर भी जो आपकी सेकंड कॉलम थी वो तो वैसा की वैसे ही रही, लेकिन जो आपकी फर्स्ट कॉलम है, सॉरी यहाँ पर अगर डेल्टा वाई निकालना चाहता हूँ तो फर्स्ट कॉलम एज इट इज ही रहेगी एंड सेकंड कॉलम क्या हो जाएगी? ये बी से रिप्लेस हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या आएगा? 2 एंड 3। एंड जब मैं इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालूंगा, जो भी ये वैल्यू आएगी, तो मुझे ढूंढने क्या थे? सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस क्या है? एक्स और वाई। सॉल्यूशंस क्या है? एक्स और वाई। जो एक्स की वैल्यू आएगी दैट इज डेल्टा एक्स बाय डेल्टा, जो वाई की वैल्यू आएगी दैट इज डेल्टा वाई बाय डेल्टा। एंड जो भी वैल्यूज आएंगी मुझे क्या दे देंगी? ये इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन दे देंगी। दिस इज क्रैमर्स रूल, जिसको क्या नाम बोलते हैं? मेथड ऑफ डिटरमिनेंट्स भी बोल देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में कुछ ज्यादा खास नहीं है पूछने को, सीधा करते क्या है? हमारे पास ax इज इक्वल टू b होगा। अब इसकी क्या ढूंढनी है? सिस्टम ऑफ x की वैल्यू ढूंढनी है। तो हम क्या करेंगे? इस a मैट्रिक्स का क्या निकालेंगे? इनवर्स निकालेंगे। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? a इनवर्स b आ जाएगी। तो ये आपका क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन हो जाएगा। जैसे हम वापस वही क्वेश्चन पे चलते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, जैसे 2 और 3 दिया था। हाँ 2 और 3 ले लीजिए। तो आपके पास जो a मैट्रिक्स है वो क्या बनेगी? 1 1 1 -1। एंड हमारे पास क्या होगा? एक्स वाई और साथ में क्या आएगा? 2 2। और मुझे क्या ढूंढना है? इस मैट्रिक्स का इनवर्स ढूंढना है। इनवर्स मेरे ख्याल से आप सभी को आता ही है। इस मैट्रिक्स का इनवर्स ढूंढिए और इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपके पास जो एक्स की वैल्यू आएगी दैट इज ए इनवर्स बी। अगर किसी को नहीं याद, मैं याद करवा देता हूँ। अगर 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है आपके पास ए बी सी डी, तो इसका इनवर्स क्या आता था आपके पास? इसका इनवर्स क्या आएगा? जो डायगोनल एलिमेंट है वो क्या हो जाते हैं? एक दूसरे के साथ इंटरचेंज हो जाते हैं। जहाँ पे बी आ जाएगा, यहाँ पर जो ए था वो यहाँ पर आ जाएगा। एंड जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है वहां पर क्या आ जाता है? नेगेटिव साइन आ जाता है, माइनस बी माइनस सी, और साथ में क्या आ जाएगा? 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए। इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या आएगा? ए डी माइनस बी सी। तो ये क्या है आपके 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का इनवर्स। सिमिलर काम आप 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स के लिए कर सकते हो। 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स के लिए भी ये सब कुछ एप्लीकेबल है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास, मतलब इसमें ज़्यादा कुछ पूछने लायक नहीं है। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को सॉल्यूशन ही निकालना है। सॉल्यूशन तो कैसे भी निकाल सकते हो, बाय ऑप्शंस भी जा सकते हो। अगर वैसे जाना है तो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से भी जा सकते हो।
नेक्स्ट हमारे पास है गॉस एलिमिनेशन मेथड। नेक्स्ट हमारे पास है गॉस एलिमिनेशन मेथड। गॉस एलिमिनेशन मेथड पे देख लेते हैं क्या कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। गॉस एलिमिनेशन मेथड इसमें करते क्या है, इसमें यूज किसका, मैट्रिक्स मतलब रो ऑपरेशन का यूज करके हम क्या बनाते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाते हैं। इसमें यूज किसका होता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का यूज होता है। हम क्या लगाते हैं, रो ऑपरेशन लगाते हैं। क्या कौन से ऑपरेशन लगाते हैं, रो ऑपरेशन लगाते हैं। किसके विद रिस्पेक्ट टू, विद द हेल्प ऑफ रो ऑपरेशन। हम रो ऑपरेशन का यूज करके हम क्या बनाते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाते हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मेरे पास है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट है मेरे पास x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट है मेरे पास x प्लस 3y प्लस 3z इज इक्वल टू 1। ये मेरे पास सिस्टम ऑफ कुछ लीनियर इक्वेशन है। मुझे इसका क्या ढूंढना है, सोल्यूशन ढूंढना है। और जो इसका सोल्यूशन है वो क्या आएगा, यहाँ पर मान लेते हैं 3 की जगह क्या मान लेता हूँ 2 मान लो, 2 मान लो, यहाँ पर क्या मान लो 2। अब मुझे क्या ढूंढना है, इसका सोल्यूशन ढूंढना है। तो मैं क्या करूंगा, रो ऑपरेशन का यूज करूंगा एंड इस मैट्रिक्स को क्या बनाऊंगा, जो भी ये दे रखा है इसका क्या बनाऊंगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में इसको मैं कन्वर्ट कर लूंगा। मतलब मैं इस फर्स्ट ऐसे सबसे पहले मैट्रिक्स बना लेते हैं। जैसे ये ऐसे चलते हैं, ये फर्स्ट एलिमेंट क्या है आपका 1। इसका यूज करके मैं ये जो भी मैट्रिक्स अगर बनाना चाहूँ तो मेरे पास क्या है 1 1 1। नेक्स्ट मेरे पास क्या है 1 2 2। नेक्स्ट मेरे पास क्या है 1 3 2। मैं करूंगा क्या, इसका हेल्प की यूज करके मैं इसको 0 कर दूंगा, इसको 0 कर दूंगा एंड फिर इसका हेल्प से मैं इसको 0 कर दूंगा। तो जो मेरे पास बनेगी ये 0 ये 0 ये 0। तो मेरे पास जो भी मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनेगी एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का ही यूज करके मैं अपना एग्जैक्ट सॉल्यूशन ढूंढ लूंगा। देखिए जैसे यहाँ पर है, अगर मैं क्या ढूंढ R2 ऑपरेशन, R2 रो को मैं R2 माइनस R1 कर दूं एंड R3 रो को मैं क्या कर दूं R3 माइनस R1। अगर R3 माइनस R1 किया तो ये भी 0 ये भी 0 हो जाएगा। तो मेरे पास आएगा क्या, दैट इज x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, मेरे पास क्या आएगा y प्लस जेड इज इक्वल टू 1। फिर मेरे पास क्या आएगा 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास क्या आ जाएंगी, इक्वेशंस आ जाएंगी। अब इसका यूज करके इसको 0 बनाऊंगा। मतलब अभी इसका अभी जो भी मैं मैट्रिक्स बनी, अगर मैं मैट्रिक्स अगर इसी को ट्रांसफॉर्म करूं तो मेरे पास क्या आएगा, इसी का यूज करके मतलब मैं R2 जैसे ये पर जाओ, अब इसका यूज करके मैं इसको जो भी ये y वाला कोएफिशिएंट है ये 0 बना दूंगा। तो क्या आएगा मेरे पास, जो मेरी R3 रो है इसको मैं क्या करूंगा R3 माइनस 2R2। तो मेरे पास क्या आएगा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। ये वैसा का वैसा ही रहेगा, y प्लस जेड इज इक्वल टू 1। यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास क्या आएगा 2y माइनस वाई दैट इज 2y माइनस 2y 0, z माइनस 2z तो क्या आएगा माइनस z इज इक्वल टू 0 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2। तो मेरे पास जो भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन थी सबसे पहले ये है, इसके बाद ये ऑपरेशन पे लगाने पे फिर इसके बाद ये है। अब मुझे ढूंढना क्या है, एक्स वाई जेड की वैल्यूज ढूंढनी है। तो मैं ये निकालूंगा ऐसे, सबसे पहले मैं जेड की वैल्यू निकालूंगा, वो क्या आएगी 2। फिर जेड की वैल्यू जो जहाँ पर आई यहाँ ऊपर सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगी, वाई की वैल्यू आएगी। जो भी यहाँ से वाई की वैल्यू आई, वाई को जो मान लेते हैं जेड की वैल्यू क्या आएगी 2y, वाई की वैल्यू क्या आएगी y प्लस 2 इज इक्वल टू 1। तो y की वैल्यू क्या आएगी माइनस 1 आएगी। फिर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से मेरी x की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज मेरी क्या आएगी 0, x की वैल्यू क्या आएगी 0। तो एट दैट सॉल्यूशन, तो अगर सीधा सीधा सॉल्यूशन पूछता तो बाय ऑप्शन जा सकते थे। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि सबसे पहले मैंने नीचे से स्टार्ट किया और ऊपर तक क्या, मतलब इस मेथड को क्या बोलते हैं, बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, बैक सब्स्टिट्यूशन का यूज कर रहा हूँ। इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि गॉस एलिमिनेशन मेथड से जो भी मैं मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्म करता हूँ, किस में करता हूँ, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में करता हूँ। किसकी विद हेल्प से करता हूँ,
रो ऑपरेशन की विद हेल्प से करता हूँ। एंड सेकंड, जो भी ये मेथड है इसको क्या बोलते हैं, बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड भी बोल देते हैं। क्योंकि लास्ट एग्जाम में जैसे हम राजस्थान का ही एग्जाम देखें, जो आप टीजीटी पीजीटी का एग्जाम होता है, शायद यूपी वाले में आया था, सीधा ही पूछ लिया था कि बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड कौन सा होता है। तो अगर आपने ये फॉर्मूला ऐसे करके कुछ देखा होगा तभी आपको याद रह पाएगा कि हाँ, हम गॉस एलिमिनेशन मेथड को ही क्या बोलते हैं, बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्योंकि यहाँ पर गॉस एलिमिनेशन मेथड में किसका यूज हो रहा है, बैक सब्स्टिट्यूशन का यूज हो रहा है। तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर क्वेश्चन आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज अ बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड, वो क्या है आपका, गॉस एलिमिनेशन मेथड। अगर सीधा सॉल्यूशन पूछ रहा है तो कोई भी मेथड उठा लो, चाहे क्रैमर्स रूल लगा लो, चाहे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड लगा लो, चाहे आप गॉस एलिमिनेशन लगा लो। इससे बेस्ट है कि आप बाय ऑप्शन चले जाओ। लेकिन अगर इसके रिजल्ट एंड प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड किसको बोलते हैं, गॉस एलिमिनेशन मेथड को गॉस एलिमिनेशन मेथड को बोलते हैं। गॉस एलिमिनेशन मेथड में जो आपकी मैट्रिक्स है वो क्या बनती है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनती है। एंड किसका यूज करते हैं हम, रो ऑपरेशन का यूज करते हैं। ठीक है, रो ऑपरेशन का यूज करते हैं। रो ऑपरेशन का यूज करके जो भी डायगोनल एंट्रीज से नीचे वाली एंट्रीज हैं उसको क्या बनाते हैं, जीरो बनाते हैं। एंड आपको क्या पता नहीं और क्या पढ़ा, हम अभी तक हमने एक पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, क्रैमर्स रूल। क्रैमर रूल्स में किसका यूज हो रहा था, डिटरमिनेंट्स का यूज हो रहा था, इसलिए उस मेथड को क्या बोलते हैं, मेथड ऑफ डिटरमिनेंट्स भी बोल देते हैं। आई थिंक सभी को गॉस एलिमिनेशन मेथड में, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में, क्रैमर रूल्स में क्या कुछ इंपॉर्टेंट है ये पता चल चुका होगा। नेक्स्ट हमारे पास है गॉस जॉर्डन मेथड। गॉस जॉर्डन मेथड में हम क्या करते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स बनाते हैं। हम अपने रो ऑपरेशन लगाते हैं और रो ऑपरेशन की विद हेल्प से हम क्या बनाते हैं, एक डायगोनल मैट्रिक्स बनाते हैं। और डायगोनल मैट्रिक्स की विद हेल्प से हम क्या करते हैं, अपने सॉल्यूशंस को ढूंढते हैं। नेक्स्ट डालिए, दैट इज गॉस जॉर्डन मेथड। नेक्स्ट है मेरे पास गॉस जॉर्डन मेथड। अब इसमें बनाता क्या हूं मैं, डायगोनल मैट्रिक्स बनाता हूं। क्या बनाता हूं, डायगोनल मैट्रिक्स। वही पहले वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। मेरे पास क्या था, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट मेरे पास क्या था, x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 2, x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 1। मान लेते हैं ये मेरे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। अब इसके मुझे सॉल्यूशन ढूंढने हैं विद द हेल्प ऑफ गॉस जॉर्डन मेथड। गॉस जॉर्डन मेथड क्या कहता है कि आप रो ऑपरेशन का यूज करके, और जो भी आपकी मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स क्या बनेगी आपकी 1 1 1, नेक्स्ट क्या बनेगी 1 2 2, नेक्स्ट आपकी 1 3 2। मतलब डायगोनल मतलब जो भी एंट्रीज हैं उसके कोएफिशिएंट्स लेने हैं। यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या है 1 1 1 1 2 2 1 3 2, और साथ में क्या है आपका x y z, और साथ में क्या आएगा आपके 1 2 1। तो गॉस जॉर्डन मेथड क्या कहता है कि आप इस रो 1 का यूज करके, इस एंट्री का यूज करके, मतलब रो 1 का यूज करके, इस रो 1 का यूज करके आप इसको जीरो बनाइए, इसको जीरो बनाइए, फिर जो भी आएगा, एंड साथ साथ ये भी ट्रांसफॉर्म हो रही होंगी आपकी, एंड यहाँ पर भी कुछ ना कुछ आएगा। फिर इस रो का यूज करके, एलिमिनेशन में क्या था कि सिर्फ नीचे वाले को जीरो बनाना है, सिर्फ 3 को ही जीरो बनाना है। लेकिन गॉस जॉर्डन मेथड में क्या होता है कि आपको ऊपर वाला भी जीरो बनाना पड़ेगा। जो भी मतलब जो भी आपको क्या बनानी है, डायगोनल मैट्रिक्स बनानी है। डायगोनल मैट्रिक्स बनाने के लिए सबसे पहले इस रो का यूज करके मैंने इसको जीरो बनाया, इसको जीरो बनाया, फिर इस रो का यूज करके मैं इसको जीरो बनाऊंगा एंड इसको जीरो बनाऊंगा, फिर मैं इस रो का यूज करके, इस एलिमेंट का या फिर इस रो का यूज करके मैं इसको जीरो बनाऊंगा एंड इसको जीरो बनाऊंगा। एंड साथ साथ जब भी मैं रो ऑपरेशन लगा रहा हूं तो ये भी एंट्रीज चेंज हो रही होंगी, जहां पर भी कुछ ना कुछ नया आएगा। अभी मैट्रिक्स कैसे बन जाएगी आपकी, कुछ मान लेते हैं a 0 0 0 b 0 0 0 c, और साथ में क्या आएगा x y z, और साथ में क्या आएगा यहाँ पर कुछ ना कुछ a डैश आ रहा है, b डैश आ रहा है, c डैश आ रहा है। अब आपको क्या ढूंढनी है, x y z की वैल्यूज ढूंढनी है। तो आपके पास क्या आएगा ax इज इक्वल टू a डैश, तो वहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी a डैश बाय a।
अब ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर मैं बैक सब्स्टिट्यूशन का यूज नहीं कर रहा। बैक सब्स्टिट्यूशन का यूज सिर्फ किस में कर रहा था, गॉस एलिमिनेशन मेथड में यूज कर रहा था। इसलिए हम बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड किसको बोलते हैं, सिर्फ गॉस एलिमिनेशन मेथड को ही बोलते हैं। एंड जो आपका गॉस जॉर्डन मेथड है उसमें किसका यूज हो रहा है, डायगोनल मैट्रिक्स का यूज हो रहा है। कैसे यूज होता है वो आपको समझ लग गया होगा। एंड जो भी डायगोनल एंट्रीज हैं इसको क्या बोलते हैं, पिवट पॉइंट बोलते हैं, पिवट एलिमेंट्स बोलते हैं, पिवट एलिमेंट्स। ठीक है, पिवट एलिमेंट्स। सिमिलर जो भी आपका क्या था, गॉस एलिमिनेशन मेथड था, उसमें भी इस डायगोनल एलिमेंट्स को क्या बोल देते हैं, पाइवट एलिमेंट्स बोल देते हैं, क्योंकि इसी का ही यूज करके हम नीचे वाले को जीरो बना रहे हैं। आई थिंक सभी को क्रैमर रूल्स क्या होता है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड क्या है, गॉस एलिमिनेशन मेथड क्या है एंड गॉस जॉर्डन मेथड क्या है, इस सब के बारे में जानकारी हो चुकी होगी। ठीक है, ओके, फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आइटरेटिव मेथड्स की तरफ बढ़ते हैं। आइटरेटिव मेथड्स, सबसे पहला है हमारे पास जैकोबी मेथड। काम क्या कर रहे हैं हम, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं। कुछ एग्जांपल मान लेते हैं, आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आपके पास मान लेते हैं 3x + y + z = 1, मान लेते हैं x + 4y + 2z = 2। नेक्स्ट आपके पास x + y + 5z = 3। अब ये आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखी है। अब आपको क्या ढूंढने हैं, सबसे पहले जैकोबी मेथड में आएगा क्या, पूछ लेगा कि इसकी फर्स्ट आइटरेशन बता दो, इसका आइटरेटिव फॉर्मूला बता दो, ये दो चीजें पूछ सकता है। तीसरी चीज पूछ सकता है कि इसकी कंडीशन ऑफ कन्वर्जेंस बता दो, कि जो भी आप ये सीक्वेंस बनाओगे, अपने आइटरेटिव फॉर्मूला बनाओगे, क्या ये एक्चुअल रूट को कन्वर्ज कब करेगा। जो भी ये आइटरेटिव फॉर्मूला बना, ये अपने एक्चुअल रूट को कन्वर्ज कब करेगा, इसके ऊपर कंडीशन क्या है, ये पूछ सकता है। जैसे हमने न्यूटन रैप्सन मेथड में पढ़ा था कि जो भी आपका इनिशियल अप्रोक्सीमेशन है वो अपने एक्चुअल रूट को कन्वर्ज कब कर रही थी, जब fx इंटू एफ डबल डैश एक्स का मॉड लेस देन एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर से आ रहा था। यहीं पर कुछ ना कुछ जैसे वहां पर कंडीशन थी, यहाँ पर भी हम वैसे ही कंडीशन कुछ चेक करेंगे। अब देख लीजिए सबसे पहले कि फर्स्ट आइटरेशन, जैसे हम वहां पर बाइसेक्शन मेथड में फर्स्ट आइटरेशन ढूंढते थे, हमारे न्यूटन रैप्सन मेथड में फर्स्ट आइटरेशन सेकंड आइटरेशन ढूंढते थे। सिमिलर काम यहाँ पर करने वाले हैं कि अगर हमारे पास ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी है तो इसकी फर्स्ट आइटरेशन क्या होगी, सेकंड आइटरेशन क्या होगी एंड इसका आइटरेटिव फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, तो करते क्या है, कैसे सॉल्व करते हैं, मैं फर्स्ट आइटरेशन कैसे निकालूंगा। जो मेरी फर्स्ट इक्वेशन है उससे मैं क्या x की वैल्यू निकालूंगा। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन से अपनी से x की वैल्यू निकालूंगा, वो कैसे आएगी, yz को मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगा, मेरे पास क्या आएगा 1 - y - z। एंड जो x के साथ कोएफिशिएंट था 3, वो किस में चला जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा। तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आएगी 1/3 * 1 - y - z। सिमिलरली मेरी y की वैल्यू, नेक्स्ट जो इक्वेशन है वहां से किसकी वैल्यू निकालूंगा, y की वैल्यू निकालूंगा। जो y की वैल्यू आएगी दैट विल बी 2 - x - 2z, और साथ में जो y का कोएफिशिएंट है वो डिविजिबिलिटी में चला जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आएगी 1/4 * 2 - x - 2z। सिमिलरली यहां से मैं z की वैल्यू निकालूंगा, तो मेरी z की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज 1/5 * 3 - x - y। अब आपको क्या पता है, अगर आपको फर्स्ट आइटरेशन बतानी है तो आपको इनिशियल अप्रोक्सीमेशन पता होना चाहिए, मतलब x0 y0 z0 आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसकी फर्स्ट आइटरेशन बता सकते हो। मान लेते हैं इनिशियल अप्रोक्सीमेशन है x0 = 0, y0 = 0, z0 = 0। जो भी मैंने फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ली ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, मतलब आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे दिया जाएगा और साथ में बता दी जाएगा कि आपकी इनिशियल अप्रोक्सीमेशन ये है, 0 0 0 की जगह 1 1 1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आपको इनिशियल अप्रोक्सीमेशन दे दी जाएगी, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे दिया जाएगा, और आपको क्या ढूंढना होगा, फर्स्ट आइटरेशन बता दो, ज्यादा से ज्यादा सेकंड आइटरेशन, इससे ज्यादा नहीं आएगा, विद द हेल्प ऑफ जैकोबी मेथड। अब मेरे पास x0 है, y0 है, z0 है,
मुझे क्या निकालना है, फर्स्ट आइटरेशन, मतलब x1 की वैल्यू निकालनी है, y1 की वैल्यू निकालनी है, z1 की वैल्यू निकालनी है। अब इसकी वैल्यू निकलेगी कैसे? जो मेरे पास y की इनिशियल वैल्यू थी वो क्या थी, 0, मतलब यहाँ पे क्या आएगा y0, z की जो इनिशियल वैल्यू थी वो यहाँ पर डाल दी। सिमिलर काम यहाँ पर किया, जो x की इनिशियल वैल्यू थी वो यहाँ पर डाल दी, z की इनिशियल वैल्यू यहाँ पर डाल दी। सिमिलर काम यहाँ पर x की इनिशियल वैल्यू एंड y की इनिशियल वैल्यू। अगर मैं अपनी x y z की यहाँ पर इनिशियल वैल्यूज पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाती है, अपनी फर्स्ट आइटरेशन आ जाती है। जैसे अगर मैं सब्स्टिट्यूट ही करूँ तो मेरे पास x1 की वैल्यू क्या आएगी, सबसे पहले दैट इज 1/3, yz को 0 ही पुट करना है। y1 की वैल्यू क्या आएगी, 2/4 दैट इज 1/2। z1 की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, x और y को 0 0 पुट किया तो मेरे पास y1 की वैल्यू, z1 की वैल्यू क्या आएगी, 3/5। तो ये क्या है, मेरी फर्स्ट आइटरेशन विद द हेल्प ऑफ जैकोबी मेथड। अब इसका दूसरा क्या पूछ सकता है कि इसका आइटरेटिव फॉर्मूला बता दो कि जो भी आइटरेटिव सीक्वेंस है वो क्या बनेगी। 1 की जगह क्या डाल दूंगा, n डाल दूंगा, तो मेरे पास आइटरेटिव सीक्वेंस क्या बनेगी, xn, या फिर xn+1 ले लो, xn+1, जिसकी वैल्यू क्या आएगी 1/3। अगर 1 की वैल्यू n+1 डाल रहा हूं तो 0 की जगह क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। तो आइटरेटिव फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/3, xn+1 की वैल्यू क्या आएगी 1/3, 1 माइनस yn माइनस zn। सिमिलरली yn+1 की वैल्यू क्या आएगी 1/4 टाइम्स 2 माइनस xn माइनस 2zn। सिमिलरली zn+1 की वैल्यू क्या आएगी 1/5 टाइम्स 3 माइनस xn माइनस yn। ये आपके पास क्या बन जाएगा, आपका क्या बन जाएगा, आइटरेटिव फॉर्मूला बन जाएगा। ये क्या है आपका आइटरेटिव फॉर्मूला। ये क्या है आपकी फर्स्ट आइटरेशन, क्या है ये आपकी फर्स्ट आइटरेशन। अब आप फर्स्ट आइटरेशन का यूज करके आप अपनी सेकंड आइटरेशन भी ढूंढ सकते हो। बस यहाँ पर y0 z1 की जगह क्या डालना है, इनिशियल वैल्यू डालनी है, मतलब z1 x1 z1 x1 y1। अगर मैं यहाँ पर अपनी फर्स्ट आइटरेशन डाल दूंगा तो मेरे पास क्या आएगी, x2 की वैल्यू आ जाएगी, y2 की वैल्यू आ जाएगी, z2 की वैल्यू आ जाएगी। आई थिंक सबको जैकोबी मेथड क्या होता है उसके बारे में क्लैरिटी हो चुकी होगी। एक आइटरेटिव फॉर्मूला है, इस पे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा ये पता चल गया होगा। क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं कि फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, फर्स्ट आइटरेशन बता दो, सेकंड आइटरेशन बता दो मैक्सिमम। इसके बाद दूसरे का फॉर्म पूछ सकता है कि आइटरेटिव फॉर्मूला बता दो कि क्या आएगा। आई थिंक सभी को ये बातें क्लियर हो चुकी होंगी। नेक्स्ट, जैकोबी मेथड काम कैसे करता है। जैसे अगर मैं इसको लिखना चाहूं, ये आपके पास क्या है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, किस प्रकार के लिए, ax इज इक्वल टू बी, ax इज इक्वल टू बी। आई थिंक से ये क्लियर हो चुका होगा। अब कुछ आगे बातें कर लेते हैं जैकोबी मेथड के ही बारे में। एक्चुअल में हुआ क्या, जैकोबी मेथड ने क्या किया, आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन थी दैट इज ax इज इक्वल टू b। उसने जो आपके पास A मैट्रिक्स थी उसको 3 टुकड़ों में बांट दिया, एक आपकी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स प्लस, या फिर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स प्लस डायगोनल मैट्रिक्स प्लस अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कैसे तोड़ रहा है, जैसे देखिए आपके पास एक है 1 2 3 4 5 6 3 2 1। अब इसने कैसे तोड़ा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। लोअर क्या है, मतलब लोअर पार्ट, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में एल क्या है इसका लोअर पार्ट, डी क्या है इसका डायगोनल पार्ट, मतलब एल क्या है, ये क्या है आपका एल है, ये क्या है आपका डायगोनल है, ये आपका क्या है अपर पार्ट है। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं अपनी ए मैट्रिक्स को कैसे लिखूंगा, 0 0 0, इसके बाद क्या आएगा 4 0 0 3 2 0, ये आपकी क्या है एल। फिर आपके पास क्या आएगी डायगोनल एंट्रीज आएंगी, डायगोनल एंट्रीज क्या है 1 5 1 0 0 0 0 0 0, और साथ में क्या आएगा ये आपकी डायगोनल, फिर आपका जो बच गया अपर वाला दैट इज 2 3 6 0 2 3 6 0 0 0 0 0।
तो इसने क्या किया, जो भी आपके पास ये मैट्रिक्स थी उसको लोअर प्लस डायगोनल प्लस अपर में तो ब्रेक कर लिया। तो अब ये आपके बना गया, क्या बनेगा, क्या L प्लस डी प्लस यू इंटू एक्स इज इक्वल टू बी, ये आपके पास बन गया। अब इसने क्या किया, जो भी लोअर प्लस अपर वाली थी इसको लेफ्ट हैंड साइड ले गया, तो मेरे पास क्या बनेगा, dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ L प्लस यू इंटू एक्स प्लस बी। अब क्योंकि d एक डायगोनल मैट्रिक्स है, तो d, क्योंकि जो भी हम काम कर रहे हैं वो किस पे कर रहे हैं, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पे कर रहे हैं, जहां पर आपकी डिटरमिनेंट ऑफ ए हमेशा क्या रहता है, नॉन जीरो। डिटरमिनेंट ऑफ ए हमेशा क्या रहता है, नॉन जीरो। तो यहाँ पर जो भी आप डायगोनल मैट्रिक्स ले लो, हम मान के चल रहे हैं कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो आपके पास जो x की वैल्यू आएगी दैट इज माइनस ऑफ डी इनवर्स से दोनों तरफ ऑपरेट कर दिया, साथ में क्या आएगा, L प्लस यू इंटू एक्स प्लस बी प्लस डी इनवर्स बी। मतलब मैंने दोनों तरफ क्या किया, डी इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, डी इनवर्स इसके आगे आ जाएगा, डी इनवर्स यहाँ पर आ जाएगा, डी इनवर्स इंटू डी ये आइडेंटिटी बन जाएगा, आइडेंटिटी इंटू एक्स की वैल्यू ये आएगी, तो एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास, माइनस ऑफ डी इनवर्स एल प्लस यू इंटू एक्स प्लस डी इनवर्स बी। तो यहाँ से आपका आइटरेटिव फॉर्मूला अराइज हुआ विद द हेल्प ऑफ जैकोबी मेथड, जो क्या आएगा, एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी इनवर्स एल प्लस यू एक्स एन प्लस डी इनवर्स बी। ये आपका क्या है, आइटरेटिव फॉर्मूला है। जो हमने पहले पढ़ा था वो मैट्रिक्स की फॉर्म में था, अब इन जनरल पढ़ रहे हैं कि आपका जो आइटरेटिव फॉर्मूला है वो क्या है विद द हेल्प ऑफ जैकोबी मेथड। क्योंकि पेपर में मास्टर कैडर एग्जाम में आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है, बता दीजिए कि आइटरेटिव फॉर्मूला क्या है जैकोबी मेथड का, जो क्या आएगा, ई आएगा, ये वाला एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी इनवर्स एल प्लस यू इंटू एक्स एन प्लस डी इनवर्स बी। इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, कोई आशा नहीं है कि बहुत ही लेंथी काम है, आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हो। अगर किसी की याद नहीं रहता, बस याद कर रखना है कि ए मैट्रिक्स को मैं तीन मैट्रिक्स में तोड़ रहा हूँ, एल प्लस डी प्लस यू, बाद में जो भी डायगोनल मैट्रिक्स एक साइड रख रहा हूँ, बाकी सारे मैट्रिक्स दूसरी तरफ ले जाता हूँ, और साथ में डायगोनल मैट्रिक्स का क्या कर देता हूँ, इन्वर्स कर देता हूँ। एंड जो भी मेरे पास ये फॉर्मूला है, जो भी ये वैल्यू आई, ये क्या बन जाएगा, मेरा आइटरेटिव फॉर्मूला बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आइटरेटिव फॉर्मूला बन जाएगा, किसका, जैकोबी मेथड का। किसका, जैकोबी मेथड का। एंड जो भी ये मैट्रिक्स बनेगी माइनस ऑफ डी इनवर्स एल प्लस यू, ये आपकी क्या है, जैकोबी आइटरेटिव जैकोबी आइटरेशन मैट्रिक्स है। जो भी आपकी माइनस ऑफ डी इनवर्स एल प्लस यू, ये आपकी क्या है, जैकोबी आइटरेशन मैट्रिक्स। क्या है ये, जैकोबी आइटरेशन मैट्रिक्स। मतलब आपको एग्जाम में क्या पूछ सकता है, सबसे पहला काम क्या आपको पूछ लेगा, फर्स्ट आइटरेशन बता दो, सेकंड आइटरेशन बता दो। दूसरा काम क्या पूछ सकता है कि वो मैट्रिक्स की फॉर्म में पूछ लेगा कि एक्स एन प्लस वन, वाई एन प्लस वन, जेड एन प्लस वन की वैल्यू बता दो। तीसरा काम क्या पूछ सकता है, पूछ लेगा कि जैकोबी आइटरेशन फॉर्मूला क्या है, वो ये रहा, आपको याद रखना पड़ेगा। चौथी चीज पूछ सकता है कि जैकोबी आइटरेशन मैट्रिक्स क्या है, जो भी ये मैट्रिक्स बनेगी यही क्या है, आपकी जैकोबी आइटरेशन मैट्रिक्स। पांचवा काम क्या पूछ सकता है कि सफिशिएंट कंडीशन बता दो फॉर कन्वर्जेंस ऑफ जैकोबी मेथड। जो भी कंडीशन होगी कन्वर्जेंस ऑफ जैकोबी मेथड, वो गॉस सीडल के लिए भी सेम रहेगी, इसलिए हम सबसे पहले गॉस सीडल को स्टडी कर लेते हैं। इसके बाद हम दोनों की, क्योंकि सेम ही कन्वर्जेंस कंडीशन है, दोनों को एक साथ ही स्टडी कर लेंगे। आई थिंक सभी को जैकोबी मेथड क्या है ये क्लियर हो चुका होगा, किस प्रकार से इस पर क्वेश्चन बन सकता है ये भी पता चल गया होगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, मतलब ज़्यादा कैलकुलेटिव काम इसमें कुछ भी नहीं है, आपको इसके रिजल्ट्स याद रखने पड़ेंगे। सबसे पहले कि आइटरेशन मैट्रिक, फर्स्ट आइटरेशन सेकंड आइटरेशन कैसे निकलेगी, आइटरेटिव फॉर्मूला क्या है ये, या आइटरेशन मेथड क्या है आपका, जैकोबी आइटरेशन मैट्रिक्स क्या है। एंड ध्यान देने वाली बात ये भी है कि जो भी ये आइटरेटिव फॉर्मूला लिखा, ये कन्वर्ज कब करेगा,
ये कन्वर्ज कब करेगा, जब xn प्लस 1 की वैल्यू कुछ सिमिलर आ जाएगी xn की। ये हर एक के लिए ट्रू है। कोई भी मैट्रिक्स, कोई भी आपके पास आइटरेटिव फॉर्मूला है, चाहे आप न्यूटन रैप्सन मेथड ले लो, चाहे आप चाहे आप वो ले लो बाइसेक्शन मेथड, चाहे आप रेगुलर फॉल्सी मेथड ले लो, चाहे आप सेकंड मेथड ले लो, चाहे जो भी हमने पढ़ा जैकोबी मेथड ले लो, चाहे आप गॉस सीडल मेथड ही ले लो जो आगे हम पढ़ने वाले हैं। ये सारे के सारे मेथड्स कन्वर्ज कब करते हैं, जब xn प्लस 1 की वैल्यू xn के ही सिमिलर आ जाती है कुछ आइटरेशन के बाद। मान लेते हैं n इक्वल टू 100 के बाद x 101 की वैल्यू x 100 के ही बराबर आ गई, तो मैं क्या कहूंगा, जो भी मेरा ये मेथड है वो कन्वर्ज कर रहा है। ये क्या है, कंडीशन ऑफ कन्वर्जेंस की xn प्लस 1 की वैल्यू अगर xn के ही सिमिलर आ रही है तब मैं क्या कहूंगा कि जो मेरा मेथड है वो कन्वर्ज कर रहा है। एंड ये हर एक मेथड के लिए क्या है, ट्रू है। चाहे आप न्यूटन रैप्सन मेथड ले लो, चाहे आप जैकोबी मेथड ले लो, चाहे आप गॉस सीडल मेथड ले लो। कंडीशन ऑफ कन्वर्जेंस फॉर कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस ऑफ कौन से, ऑफ न्यूटन रैप्सन मेथड, जैकोबी मेथड एंड गॉस सीडल मेथड। ये तीनों के लिए क्या है, नेसेसरी कंडीशन है कि जब भी आपका जो भी आपकी सीक्वेंस है, जो भी आपका मेथड है, कन्वर्ज कब करेगा, जब xn प्लस 1 xn के ही बराबर आ जाएगा कुछ सम आइटरेशन के बाद। फॉर सम n, किसी n के बाद, आफ्टर सम n, किसी n के बाद अगर ऐसा हो रहा है तो मैं क्या कहूंगा कि जो आपका मेथड है वो कन्वर्ज कर रहा है। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास गॉस सीडल मेथड। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, गॉस सीडल मेथड। गॉस सीडल मेथड ये काम कैसे करता है। मान लेते हैं आपके पास कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। मान लेते हैं आपके पास था 3x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, x प्लस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 2, x प्लस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 1। ये आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। जैसे काम जैसे काम जैकोबी ने किया था वैसा ही काम गॉस सीडल करने वाला है। ऊपर वाली इक्वेशन से x की वैल्यू निकालेगा, नीचे से y की, थर्ड से z की। तो ऊपर वाले से x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 1/3 1 माइनस 5 माइनस z। यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी 1/2 2 माइनस x माइनस z। एंड यहाँ से z की वैल्यू निकाल देगा, z की वैल्यू क्या आएगी 1/3 x माइनस 1/3 1 माइनस x माइनस y। जैसे काम जैकोबी ने किया वैसे ही काम गॉस सीडल कर रहा है। यहाँ से x की वैल्यू, यहाँ से y की वैल्यू, यहाँ से z की वैल्यू। लेकिन इससे डिफरेंट क्या किया, आपके पास कोई भी इनिशियल अप्रोक्सीमेशन गिवन होगी। मान लेते हैं आपके पास गिवन है x0, मान लेते हैं वो 0 है, y0 मान लेते हैं 1 0 0 तो आप ले ही चुके हो, 1 1 1 ले लेते हैं इस बार। ये आपके पास क्या है, इनिशियल अप्रोक्सीमेशन है। अब इनिशियल अप्रोक्सीमेशन आपके पास ये रही x0 y0 z0। अब ये काम क्या कर रहा है, इसने डिफरेंट क्या किया जैकोबी से। इसने सबसे पहले x की वैल्यू निकालनी, मतलब आपने x1 निकालना है, उसके लिए क्या किया इनिशियल वैल्यूज का यूज किया y0 z0 का। अब इसने देखा कि मैं x की वैल्यू तो ऑलरेडी कैलकुलेट कर ही चुका हूं, मैं यहाँ पर x की इनिशियल वैल्यू को डाल रहा हूँ। जो x की वैल्यू मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ यहीं पर डाल देता हूँ। तो यहाँ से उसने क्या पुट किया x1 की वैल्यू। अब z की वैल्यू तो निकली नहीं है, z की कौन सी वैल्यू पुट करेगा, इनिशियल वैल्यू पुट करेगा, दैट इज z0। अब मेरे पास x की वैल्यू भी निकल चुकी है, y की वैल्यू भी निकल चुकी है। अगर ऑलरेडी वैल्यूज निकल चुकी हैं तो मुझे वापस x0 y0 ही क्यों डालना है, मैं x1 y1 डालता हूं। ये काम उसने डिफरेंट किया। ये काम क्या किया उसने, डिफरेंट किया। जैसे जैकोबी था वो यहाँ पर x0 y z0 ही ले रहा था, x0 y0 ही ले रहा था। लेकिन इसने क्या किया कि x1 की तो वैल्यू निकाल ली जैकोबी जैसे ही,
अब y1 की वैल्यू निकालने के लिए इसने क्या देखा कि ऑलरेडी x1 की वैल्यू निकल चुकी है, तो x की वैल्यू यहाँ पर डालनी थी, मैं x1 की ही वैल्यू डाल देता हूँ, मैं x0 क्यों डाल रहा हूँ, ये काम उसने डिफरेंट किया। अब ये आइटरेटिव फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, अगर सीधा ही सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आइटरेटिव फॉर्मूला बता दो विद द हेल्प ऑफ गॉस सीडल मेथड, वो क्या बनेगा आपका, xn+1 आएगा, yn+1 आएगा, zn+1 आएगा। xn+1 की वैल्यू क्या आएगी, 1/3 1 माइनस yn माइनस zn। 1n+1 की वैल्यू क्या है, दैट इज 1/2 2 माइनस xn की वैल्यू ऑलरेडी निकल चुकी है, तो यहाँ पर 1 की जगह क्या आ जाएगा, n+1 आ जाएगा, 1 की जगह क्या आ जाएगा, n+1। z की वैल्यू नहीं निकली है तो z की वैल्यू नीचे ही डालेंगे, दैट इज zn। और zn+1 की वैल्यू क्या आएगी, 1/3 1 माइनस x की वैल्यू ऑलरेडी निकल चुकी है, y की वैल्यू ऑलरेडी निकल चुकी है, तो यहाँ पर वही जो निकल चुकी है वही वैल्यूज डाल देंगे, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, आइटरेटिव फॉर्मूला बन जाएगा विद द हेल्प ऑफ गॉस सीडल मेथड। तो पूछ क्या सकता है कि आप फर्स्ट आइटरेशन बता दो, अगर यहाँ से फर्स्ट आइटरेशन निकालनी होती तो क्या आती, x1 की वैल्यू क्या आती, y1 और x0 और y0 और z0 की वैल्यू 1 डालते, 1 माइनस 1 माइनस मतलब -1/3। सिमिलरली y1 की वैल्यू क्या आती, 1/2 2 माइनस मतलब आप x1 y1 z1 की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। सिमिलरली y1 की वैल्यू यहाँ से पुट कर सकते हो, आपके पास x1 है, y0 है, z0 है, इसकी हेल्प से आप y1 निकाल सकते हो, सिमिलरली आप z1 निकाल सकते हो। तो यहाँ से आपकी क्या बन जाएगी, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन मिल जाएगी विद द हेल्प ऑफ गॉस सीडल मेथड। आई थिंक सभी को ये आपकी क्या बन रही है, आइटरेशन मैट्रिक्स, आइटरेटिव फॉर्मूला, आइटरेशन फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ गॉस सीडल मेथड। आई थिंक अभी सभी को क्या कहते हैं, आपका फर्स्ट आइटरेशन कैसे निकलती है ये पता चल गया होगा, आइटरेशन फॉर्मूला क्या है ये पता चल चुका होगा। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे जैकोबी ने किया था, हमारे पास अगर कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है ax = b, तो इसका आइटरेटिव फॉर्मूला क्या होगा, इन जनरल आइटरेटिव फॉर्मूला क्या होगा विद द हेल्प ऑफ गॉस सीडल मेथड, ये स्टडी करते हैं। नेक्स्ट, जैसा काम जैकोबी ने किया था वैसे ही काम गॉस सीडल ने किया। इसने ए मैट्रिक्स को 3 भागों में बांट दिया, लोअर प्लस डायगोनल प्लस अपर। अब आपके पास जो मैट्रिक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो क्या बनेगा, L + D + U × x = b। अब जैकोबी ने क्या किया था, सिर्फ D वाला एक साथ रखा था, गॉस सीडल ने क्या किया, लोअर प्लस डायगोनल वाला एक तरफ रख लिया, उसने क्या किया अपर वाला दूसरी तरफ भेज दिया, तो आपके पास क्या आएगा, लोअर प्लस डायगोनल × x = -ux + b। अब लोअर प्लस डायगोनल का उसने क्या ले लिया, इनवर्स ले लिया, तो इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी, -L + d का इनवर्स टाइम्स ux प्लस क्या आएगा, L + d का इनवर्स × b, मतलब लोअर प्लस d इसके इनवर्स से इस तरफ मल्टीप्लाई किया तो इन आइडेंटिटी × x आ गया, u से आगे क्योंकि पहले वो लेफ्ट हैंड साइड से अप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड पे ही आएगा, L + d का इनवर्स आ गया, यहाँ पर भी लेफ्ट पे क्या आएगा, L + d का इनवर्स, तो ये आपके पास बन गया। तो आपके पास जो आइटरेटिव फॉर्मूला बना वो क्या बना, xn+1 की वैल्यू क्या आएगी, -L + d का होल इनवर्स u ऑफ xn प्लस L + d का होल इनवर्स × b, ये आपका क्या है, आइटरेटिव फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ गॉस सीडल मेथड। क्या है ये, आइटरेटिव फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ, किसके हेल्प से, सीडल मेथड से, गॉस सीडल मेथड से। आई थिंक सभी को ये बातें समझ आ चुकी होंगी कि क्या कुछ पूछ सकता है। सबसे पहले फर्स्ट आइटरेशन क्या थी ये पूछ सकता है, आइटरेटिव फॉर्मूला मैट्रिक्स की फॉर्म में पूछ सकता है, इन जनरल ये पूछ सकता है,
ये आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे हमने जेकोबी में देखा था, जो भी एक्सन का कोएफिशिएंट है वो क्या बन रही थी, आइट्रेशन मैट्रिक्स बन रही थी। सिमिलर काम यहाँ पर है, जो आपकी माइनस ऑफ एल प्लस डी का इनवर्स टाइम यू है, ये आपकी क्या है, आइट्रेशन मैट्रिक्स है। क्या है ये, आइट्रेशन मैट्रिक्स है। एंड इसको आइट्रेशन मैट्रिक्स को ये भी बोल देते हैं कि सीडल मैट्रिक्स है। क्या बोल देते हैं इसको, गॉस सीडल मैट्रिक्स। गॉस सीडल मैट्रिक्स, यहाँ पर गॉस सीडल आइट्रेशन मैट्रिक्स, ये कुछ इसको बोला जाता है। एंड ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। आई थिंक ये सभी को क्लियर हो चुका होगा। एक और बात आपको क्या पता होनी चाहिए, गॉस सीडल मेथड का नाम, जो हम जेकोबी मेथड है, जेकोबी मेथड है, इसको हम मेथड ऑफ क्या बोलते हैं इसको, मेथड ऑफ साइमल्टेनियस डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। जो आपका जेकोबी मेथड है इसको क्या बोलते हैं, मेथड ऑफ साइमल्टेनियस डिस्प्लेसमेंट। ये आपको पता होना चाहिए कि पूछ सकता है कि मेथड ऑफ साइमल्टेनियस डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं। एंड जो आपका सीडल मेथड है, गॉस सीडल मेथड है, उसको क्या बोलते हैं, मेथड ऑफ सक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट। उसको क्या बोलते हैं, मेथड ऑफ सक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आई थिंक नेमिंग क्लियर हो चुकी है। पूछ लेगा डायरेक्ट कि मेथड ऑफ साइमल्टेनियस डिस्प्लेसमेंट क्या है, दैट इज जेकोबी मेथड। मेथड ऑफ सक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट क्या है, गॉस सीडल मेथड। आई थिंक जो भी अभी तक हमने पढ़ा वो समझ आ चुका होगा। क्या कुछ 4-5 चीजें ही है जो आपको याद रखनी है। एक, सबसे पहले फर्स्ट आइट्रेशन कैसे निकलती है, आइट्रेशन फॉर्मूला क्या है, ये वाला आइट्रेशन फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर आप क्लियर नहीं करो थोड़ा सा, एल प्लस डी का इनवर्स, एल प्लस डी का इनवर्स इंटू यू इंटू एक्सन, आपको ये पता होना चाहिए। ये इसका आइट्रेशन फॉर्मूला है। आइट्रेशन मैट्रिक्स क्या है ये पता होना चाहिए। इनके नाम्स क्या हैं ये पता होना चाहिए। अब रहेगा क्या हमारा, अब कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस, कि ये जो भी हमने पढ़ा, गॉस सीडल पढ़ा या फिर गॉस जैकोबी पढ़ा, उसकी कंडीशन क्या है कन्वर्जेंस की, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट डालिए कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस। कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस जो है वो आपकी गॉस सीडल एंड गॉस जैकोबी के लिए, दोनों के लिए क्या रहती है, सेम रहती है। नेक्स्ट आपके पास कंडीशन ऑफ कन्वर्जेंस। कंडीशन क्या है कन्वर्जेंस की, जो भी आपने फॉर्मूला पढ़ा, ये कन्वर्ज कब करेगा, ठीक है। जब आपने क्या पढ़ा, आपके पास ये आइटरेटिव मैट्रिक्स है, Ax इज इक्वल टू बी, ये आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। अब आपको क्या ढूंढना है, कंडीशन बतानी है कि जो भी आपने आइटरेशन, जो भी आपने जैकोबी मेथड पढ़ा एंड सीडल मेथड पढ़ा, उसकी कंडीशन क्या है कि वो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन के लिए वो कन्वर्ज करेगा। उसकी कंडीशन क्या है कि जो आपका डाइग ए है वो स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेट होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास होता A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, अब ये मेरे पास क्या है, ए मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेट कब है, जब A11 का मॉड बड़ा आएगा किससे, A12 प्लस A13 से, A12 प्लस A13 से। जो A22 का मॉड है, मतलब जो भी ये डायगोनल एंट्रीज है, बाकी दोनों एंट्रीज से क्या होनी चाहिए, बाकी दोनों एंट्रीज के सम से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। जो आपका A22 है वो किससे बड़ा होना चाहिए, A21 प्लस A23 से। जो आपका A33 है वो किससे बड़ा होना चाहिए, A31 प्लस A32 से। अगर ऐसा हो रहा है तब मैं क्या कहूंगा कि जो आपकी ए मैट्रिक्स है वो क्या है, स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेट है। अगर ऐसा हो रहा है देन जो आपका इफ ए इज स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेट देन डोमिनेट है,
देन जो भी आपका जैकोबी मेथड है एंड गॉस सीडल मेथड है, ये दोनों क्या करेंगे, कन्वर्ज करेंगे। देन ये दोनों क्या है, देन जैकोबी एंड गॉस सीडल मेथड कन्वर्जेस, ठीक क्या करेंगे, कंडीशन ऑफ कन्वर्जेंस किसका, जैकोबी एंड गॉस सीडल मेथड का। आई थिंक सभी को कंडीशन ऑफ कन्वर्जेंस समझ आ चुकी होगी कि कब आपके जो जैकोबी मेथड है एंड आपका गॉस सीडल मेथड है कन्वर्ज करेगा। कंडीशन क्या है, ए क्या होनी चाहिए, आपकी डायगोनली डोमिनेट होनी चाहिए। डायगोनली डोमिनेट का क्या मतलब है कि जो भी आपका डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट है ए का, a11 वो a12 प्लस a11 a12 प्लस a13 के बड़ा ई मॉड की क्या है, मॉड मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं, पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं। a22 का मॉड बड़ा होना चाहिए a21 प्लस a223 के मॉड से, a33 का मॉड a31 प्लस a32 के मॉड से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। आई थिंक सभी को सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन ये समझ आया होगा। क्या पढ़ा हमने, इसमें दो तरीके पढ़े, एक हमारे पास है डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड में हमने क्या कुछ पढ़ा, डायरेक्ट मेथड में हमने क्या कुछ पढ़ा, क्रैमर रूल्स पढ़ा, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड पढ़ा, मैंने पढ़ा था, क्या कहते हैं, हमने पढ़ा था दैट इज गॉस एलिमिनेशन मेथड, फिर हमने पढ़ा था गॉस जॉर्डन मेथड, फिर हमने आइटरेटिव फॉर्मूलाज में क्या कुछ पढ़ा, गॉस जैकोबी मेथड पढ़ा एंड गॉस सीडल मेथड पढ़ा। एंड आई थिंक सभी को जो भी अभी तक हमने पढ़ा वो आपको सभी को अच्छे से समझ आया होगा। इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि इंटरपोलेशन के बारे में स्टडी करेंगे। फिर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पिकार्ड्स मेथड, डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे हम रंजे कट्टा मेथड्स पढ़ेंगे, ये सब हम आइलर्स मेथड डिस्कस करेंगे। ये सब मेथड्स हम आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करने वाले हैं। आई थिंक आपको ये पहले दो लेक्चर्स अच्छे से समझ आए होंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।